फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? मज़े में? तो आते हैं और एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर का मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं, नया चैप्टर का मतलब हम सारे लोग जो बोर्ड के बच्चों के थ्रू जा रहे हैं, मतलब 10th के बोर्ड की बात करें, 12th के बोर्ड की बात करें, हम सारे ही लोग, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपकी, मैं बात कर रहा हूँ सारे लोगों की जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सबके दिमाग में एक बात तो चल ही रही है कि हमको 10th के बाद क्या ऑप्ट करना है और 12th के बाद में कहाँ जाना है। काफ़ी सारे लोगों ने डिसाइड भी किया हुआ है कि हम जेई, एनडीए, आईआईटी ग्रेजुएशन में बीएचयू के थ्रू, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू ग्रेजुएशन में जाएंगे, या आईआईटी के थ्रू ग्रेजुएशन में जाएंगे, एनआईटी के थ्रू, ट्रिपल आईटी के थ्रू, या अलग अलग जो बीटेक के कॉलेजेस हैं उसके थ्रू हम लोग उसमें जाएंगे, या नीट के थ्रू हम लोग जो है मेडिकल में कैसे ग्रेजुएशन में जाएंगे। जो 10th के बच्चे हैं वो इस बात में अपने आप को दिमाग खपा रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम तो चल ही रहा है, साथ में हमको मैथ्स करना है कि बायो करना है कि ह्यूमैनिटीज़ में जाना है कि कॉमर्स में करना है। हमको अलग अलग तरह के ऑप्शन भी लेने वाले हैं 10th के बाद। काफ़ी सारे लोगों ने डिसाइड भी किया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने एडमिशन स्टार्ट भी कर दिया अपने आप को, है ना। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हमको कहाँ जाना है, अलग अलग नॉन स्कूलिंग के थ्रू या स्कूलिंग के थ्रू, ठीक है। डजेंट मैटर आप नॉन स्कूलिंग के थ्रू जाते हैं कि स्कूलिंग के थ्रू जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन एम है, अल्टीमेट एम्स, अल्टीमेट जो सबका उद्देश्य है वो ये कि हम अपने आप को कैसे और किस लेवल पे अगले 5 या 7-8 सालों में देखने वाले हैं। उसकी स्टार्टिंग हम कर चुके होते हैं, कुछ लोग करने वाले हैं, अलग अलग बातें हैं सबके लिए, ठीक है। तो इन सबके बाद, मतलब इन सारे एग्जामों, जैसे कि अभी आज मैथ्स का पेपर था और काफ़ी सारे बच्चों का जो हिंदी वाले ऑप्शनल बच्चे थे उनके आज बोर्ड का पेपर ख़त्म भी हो गया। अब उनको यही सोचना है कि उन्हें क्या करना है आगे। जिन बच्चों का एक ऑप्शनल का पेपर बचा हुआ है अभी, वो उनका पेपर ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों में, 10th का भी बोर्ड कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है। तो सारे लोग अब एक प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, एक एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से कई रास्ते जा रहे हैं, जहाँ से उन्हें डिसाइड करना है कि कौन सा रास्ता उन्हें चुनना है। और वो रास्ता काफ़ी हद तक वो चुन भी लिए हैं। उनके पेरेंट्स, उनके जो दूसरे कंपेनियंस हैं, जो दोस्त हैं, जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके थ्रू वो अलग अलग तरह के ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन अपने लिए चूज़ कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। इन सारी बातों के अलावा जो मेन पार्ट है, जो मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, कि इन सब के अलावा चाहे 10th के बाद 11th में आप मैथ और बायो के थ्रू आएंगे, या 12th के बाद आप ग्रेजुएशन के लेवल पे या नीट के थ्रू या आईआईटी के थ्रू जाएंगे, सब में कॉमन क्या है? कॉमन है कि हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स तो करना ही करना है, बाकी मैथ्स बायो में से कोई एक हमको ऑप्शन लेना है। जो लोग ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में के थ्रू जाते हैं या दूसरे कोई ऑप्शन में चूज़ करते हैं, उसके लिए तो ये पर्टिकुलरली वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के नए लेक्चर्स स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग 11th और 12th के हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज, लेंथी नहीं, छोटे छोटे टॉपिक वाइज स्टार्ट करें, जिससे कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कंसेप्चुअल बेसिस पर भी। और जो हमारा जो ओपिनियन है कि हमको केमिस्ट्री या फिजिक्स में कैसे करना है, तो मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेके आपके लिए आने वाला हूँ और आज ही शुरू करने वाला हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करूँगा, बातों में आपको उलझाऊँगा नहीं, वहाँ वो सब नहीं करने वाला हूँ मैं चाह रहा था कि आप सीधे सीधे काम की बात पे आते हैं, ठीक है। आप 11th में जाने वाले हैं या 12th में जाने वाले हैं, या आप 12th के बाद जो भी ऑप्शन ऑप्शन में जाने वाले हैं, ठीक है। सबके लिए कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानने ही होते हैं। उन बेसिक्स में से ये भी है कि हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको पता है कि हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स के नंबर हैं वो हैं टोटल 30 चैप्टर्स, 11th 12th मिला करके। जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो देखता है सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है। जो कुछ 4-5 चैप्टर पढ़ के हम लोग 11th में आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे हर एक चैप्टर का अपना जो कंटेंट है उसके बेसिस पर भी और नंबर ऑफ चैप्टर के बेसिस पर भी काफ़ी सारे अलग अलग वास्ट और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड कोर्स हो जाते हैं। लेकिन ये डरने वाली कोई बात नहीं है, ये बताता है कि आप अपने मेंटल लेवल को एक्चुअली आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस लेवल पे आके। जो सारे बच्चे जो 10th से 11th में आ रहे हैं उनके लिए खास करके
ये ज़रूरी है जानना कि आप जो है अपने आप को कैसे एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, पहला ही चैप्टर जो आपका है जनरल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री को आप समझिए कि केमिस्ट्री क्या होती है, उसका फिजिक्स से रिलेशन क्या है। आपको जैसे कि पता भी है कि फिजिक्स जो होता है असल में सारे ही तरह के साइंस का बेस होता है, चाहे वो कोई भी साइंस हो। मैथ्स हमेशा ही लैंग्वेज का काम करता है ना, कि जब भी आप कोई साइंस को कुछ बोलने की या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एप्लीकेबल बनाते हैं, तो मैथ्स आ जाता है। तो अपना जो केमिस्ट्री है उसमें भी इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री खास करके लैंग्वेज और बेसिक्स को, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है को लेकर के चलता है। इनऑर्गेनिक समझाता है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनके बिहेवियर, उनके बारे में जो जो नॉलेज है हम वहाँ कलेक्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक में हम कार्बन के उन सारे प्रॉपर्टीज़ और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे ये पूरा वर्ल्ड एप्लीकेबल बन पाता है आपके चारों तरफ, जो कुछ भी आप देख पाते हैं। ये सारी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पर। आप जब देखेंगे 11th के सिलेबस को, तो पहला ही चैप्टर जो आपको इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसमें भी केमिस्ट्री के लैंग्वेजेस के बारे में, उसके डिफिनीशंस के बारे में, उसका रिलेशन, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ में आधे चैप्टर तक। और आधे चैप्टर के बाद हम कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे। मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे केमिस्ट्री के जो जो फंडामेंटल जो रूल हैं, जो केमिकल रिएक्शन के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उसको लेकर के हैं, उसके मैथमेटिकल अप्रोच को खास करके जो है आप ध्यान रखिएगा। हमेशा ही ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं केमिस्ट्री का, तो उसके मैथमेटिकल अप्रोच को जरूर ध्यान रखिए। मोल कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई भी रिएक्शन जो होता है उसे कैसे हम लोग एप्लीकेबल बना पाते हैं उसे समझिए, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होते हैं और उसका क्या रिलेशन होता है डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर के, जो कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, इससे रिलेट कैसे करते हैं मोल को, जो कि एक तरह का नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिससे हम लोग समझा पाते हैं कि जो पार्टिकल जो कोई भी रिएक्टेंट्स हैं वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में और किस पैरामीटर में कंबाइन करके कैसे प्रोडक्ट बनाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहीं पर पहले चैप्टर में। मैं यहीं से आपका चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे लेक्चर लेकर के मैं आऊँगा, जिससे कि हम लोग इस बात को क्लियर कर सकें कि मोल कॉन्सेप्ट या उस पर बेस्ड जो टॉपिक हैं, उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, उस पर बेस्ड जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कैसे हैंडल किए जाएँ। लेंथी नहीं करेंगे हम, और छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ से लेक्चर शुरू करेंगे। ये सारे लेक्चर जो हैं बेसिकली हम लोग नीट IIT के बच्चों के लिए, और वो ऑफकोर्स उन बच्चों के लिए भी जो 11th को अवियर करने वाले हैं या 12 में जाने वाले हैं, जिससे हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि सेकंड चैप्टर बनेगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के, ये जो इनऑर्गेनिक के बेसिक्स फंडामेंटल चैप्टर्स हैं जो यही हैं आपके फर्स्ट 4 चैप्टर। उसके बाद से फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर को लेके, थर्मोडायनेमिक्स को लेके, इक्विलिब्रियम को लेकर के। ये बेसिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि यहाँ पे रहेगा, आपको 11th के फर्स्ट बुक में मिलेगा। फिर हम कुछ बेसिक्स इनऑर्गेनिक और कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे सेकंड बुक में 11th के। फिर उसके बाद से निकल के आएंगे 12 में। तो हम बेसिक्स जो मैं बता दूं आपको, हम जो टॉपिक है आपके 11th के टॉपिक और 12 के टॉपिक बेसिक्स जो शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से ही, दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, मैं दोनों के लेक्चर 1 बाय 1 आपको, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर और क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का छोटे छोटे हम लोग जो है टॉपिक्स को लेके डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं आपको इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा था कि आपको मैं बता सकूं कि हम लोग जो है अब नए प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं और हमको अब चूज़ करना है कि हमें किधर जाना है। तो इसी के साथ हम आज, तो मैं चाह रहा था कि हम लोग एक छोटा कोई टॉपिक डिस्कस करें, कर भी लेते हैं। मैं चाह तो रहा था कि आगे शुरू करता, बट मैं आपको पहले बता दूं कि जो पहला चैप्टर है उसके कुछ बेसिक्स मैं पहले डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है, केमिस्ट्री का सबसे पहला जो मैं आपको क्लियर, सब सारे स्टूडेंट सुनिए इस बात को ध्यान से। केमिस्ट्री की जो एप्लीकेबिलिटी है, जो इसका सोर्स है, कहाँ से ये ग्रो किया है, और इससे कुछ एप्लीकेशंस जो कि जो हिस्टोरिकल हैं, वो आपके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट फ्यू पेज, मतलब कि फर्स्ट 4-5 पेजेस तक आप इसको रीडिंग करेंगे अगर, तो समझ में आएगा कि एंशियंट इंडिया में
चाइना में और दूसरे जो पार्ट हैं वर्ल्ड के उसमें केमिस्ट्री कैसे ग्रो कर रही थी, जो कि एक मटेरियल साइंस के नाम से जानी जाती थी। तब हम लोग अलग अलग तरह के मटेरियल्स को कैसे बना रहे थे, उनका यूज कैसे कर रहे थे, उसका एप्लीकेशन कैसे है। हमारे जो हिस्ट्री है, जो मिडिवल हिस्ट्री और जो है एंशियंट हिस्ट्री है, इसका ये पार्ट है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जब केमिस्ट्री कोई जानता ही नहीं था वर्ल्ड में, उसके पहले से हम केमिस्ट्री को एप्लीकेबल बना करके यूज कर रहे थे यहाँ पर इस इंडिया में। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ढेर सारे एलॉय, जिसके हम लोग ढेर सारे मेटल्स के हम लोग वेपन्स बनाते थे, मटेरियल्स बनाते थे। ठीक है, और दूसरे बहुत सारे सारे केमिकल्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन में भी जाते थे। इन सब का यूज आपको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में जब आप इसको रीडिंग करेंगे। तो फंडामेंटल जो लॉ हैं केमिस्ट्री के इक्वेशन को लेकर के मैं बता दूं कि जैसे आप बोलते हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जो ये समझाने की कोशिश करते हैं। ये सारे जो लॉ हैं, जो एवोगाड्रो के लॉ में के थ्रू हैं, प्राउस्ट के लॉ के थ्रू हैं, एंटोनियो लेवेनहॉक के लॉ के थ्रू हैं। ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने असल में ये बताने की कोशिश करी कि ये एंटोनी लेवेजियर के नाम से, एंटोनी लेवेजियर के नाम से है। ये सारे लोगों ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि जो रिएक्टेंट्स हैं असल में वो क्या है और कैसे कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। हमें समझ में कैसे आएगा कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनाता है, कैसे बनाता है। आप जब एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं और आप बोलते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर, सेम टाइम पे वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकता है। तो ये बात समझ में कैसे आएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कब वाटर और कब हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक ही तरह के एटम एक ही तरह के दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाते हैं या कर लेते हैं। ये सारे डिस्कशन इन्हीं सारे लॉ को, जो बेसिक लॉ हैं, को पढ़ करके ही समझ में आता है। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को पढ़ के ही पहली बार समझ में आता है हमको कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स कभी भी बदलते नहीं हैं। जो एटम रिएक्टेंट्स में होते हैं वही एटम प्रोडक्ट बनाते हैं। वहाँ पे सिर्फ वेरिएशन होता है उनके बॉन्ड बनाने के नेचर में, उनके रीअरेंजमेंट में। मतलब कि नए तरह के बॉन्ड और नए तरह का अरेंजमेंट हो जाता है जब रिएक्टेंट्स के एटम्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब एटम नहीं बदलता, इसलिए उनका मास भी बदलता नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता है। और जब तक न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होगा, मास डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि केमिकली मास पूरी तरीके से डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबली स्मॉल होता है कंपैरेटिवली द मास ऑफ प्रोटॉन के, इसलिए जो कि हमने डिस्कस भी करा हुआ है 1836 टाइम स्मॉलर मास होता है इलेक्ट्रॉन का कंपैरेटिवली प्रोटॉन के। इसलिए न्यूक्लियस के इन्वॉल्व न होने से मास वैसा का वैसा पड़ा रहता है और हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। हम ये भी समझ में आता है कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका आपस में एक रेशियो होता है जो फिक्स्ड होता है। साथ में ये भी पता समझ में आता है हमको कि एक ही मॉलिक्यूल में भी एटम का रेशियो आपस में फिक्स्ड होता है बाय मास। इन सारे लॉ को बेसिक लॉ के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक करके, एक एक लेक्चर में। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि ये सारे जो चीज़ें हैं, जो सारे लॉ हैं, इसका सेंस क्या है, क्या मतलब है। ठीक है, तो अगले लेक्चर से हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे और शुरू करेंगे बिना कोई डिस्टर्बेंस के। ठीक है, थैंक यू।